नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग SC/ST एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो तैयारी है वो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है उसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर नंबर 1 की, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो पार्ट 1 है या पार्ट ए है जिसमें MP की पॉलिटी दी है उसके जो सिलेबस उसका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम MCQs क्वेश्चंस लेकर के आते हैं हर दिन। तो उसी सीरीज़ में उसी श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं SC/ST एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है 1989 का वो किस तिथि को पारित किया गया था। ठीक है, किस तिथि को पारित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 30 जनवरी 1990। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1990, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर 1989, अगला ऑप्शन है 15 अगस्त 1989 और अगला ऑप्शन है 26 जनवरी 1990। तो देखो, 30 जनवरी 1990 की डेट भी इंपॉर्टेंट है और 11 सितंबर 1989 भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11 सितंबर 1989। 11 सितंबर 1989 को SC/ST एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था, यानी कि पारित हुआ था। ठीक है, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ था, ये एक्ट लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। ठीक है, और इसी क्रम में ये जो 26 जनवरी की डेट है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में क्या हुआ था, इस एक्ट में SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था। ठीक है, अमेंडमेंट किया गया था। तो संशोधन करने के बाद जो नया संशोधित एक्ट था वो कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो 11 सितंबर 1989 को ये पारित हुआ था, 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ था और इसमें कई बार संशोधन किया गया था। 2013 में संशोधन हुआ, 14 में संशोधन हुआ, 15 में संशोधन हुआ और इसमें 2018 में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो संशोधन है वो है 2015 वाला, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि SC/ST एक्ट के लागू होने की सही तिथि क्या है, यानी कि ये एक्ट जो है किस डेट को इन्फोर्स हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है वो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है। हम पेपर नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं उसमें मेजरली ज़्यादातर चीज़ें किसकी हैं, MP की। लेकिन ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट, ये केंद्र सरकार ने बनाया था, केंद्र सरकार ने लागू किया था इसको। ये MP सरकार का एक्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि पेपर नंबर 1 में हम लगभग हर चीज़ जो पढ़ते हैं वो MP से रिलेटेड होती है, तो हमें लगता है कि ये एक्ट भी MP सरकार ने बनाया होगा। तो ऐसा लग रहा है अगर आपको, तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ये एक्ट बनाया था केंद्र सरकार ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, यानी कि जो हमारा SC/ST एक्ट है उसमें कितने चैप्टर्स और कितनी धाराएं हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो कमीशंस पढ़ते हैं उसमें भी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 5 अध्याय 23 धाराएं, अगला ऑप्शन है 4 अध्याय 22 धाराएं, अगला ऑप्शन है 6 अध्याय 25 धाराएं और अगला ऑप्शन है 5 अध्याय 21 धाराएं। तो आपका जो SC/ST एक्ट है इसमें है 5 अध्याय 23 धाराएं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 अनुसूचियां भी हैं, 2 शेड्यूल्स भी हैं, 2 अनुसूची हैं। ठीक है, अनुसूची नंबर 1 जो है वो इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो IPC थी आपकी, IPC से संबंधित उपबंधों का उल्लेख आपको अनुसूची नंबर 1 में मिलेगा। और अनुसूची नंबर जो 2 है उसमें आपको स्पेशल कोड के बारे में जानकारी मिलेगी, स्पेशल कोड के बारे में उसमें डिस्कशन मिलेगा, स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। ठीक है, इन दोनों की जानकारी आपको अनुसूची नंबर 2 में मिलेगी। तो यही है इन दोनों अनुसूचियों में। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा 1 के अनुसार, यानी SC/ST एक्ट की जो धारा 1 है
उसके अनुसार ये एक्ट या अधिनियम जो है वो भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, क्योंकि इसको केंद्र सरकार ने बनाया है और केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो या तो पूरे देश में लागू होता है या पूरे देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है। ये आर्टिकल 245 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका SC/ST एक्ट है वो कहाँ पर लागू होता है, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। अगला ऑप्शन है केवल अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में। उसके बाद अगला ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर। और अगला ऑप्शन है केवल उन राज्यों पर जो राजपत्र में सहमति दें। तो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2019 तक क्या कंडीशन थी, जो जब तक 370 अनुच्छेद एक्टिव था, आर्टिकल 370 जब तक एक्टिव था तब तक ये एक्ट जो है SC/ST एक्ट ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता था। लेकिन जैसे ही आपका ये 370 समाप्त हुआ उसके साथ ही ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है एक्ट, और अब ये पूरे देश में लागू हुआ है, संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इस एक्ट की धारा 2 सेक्शन 2A धारा 2A के अंतर्गत अत्याचार को किस रूप में परिभाषित किया गया है। एक्चुअली ये जो आपका SC/ST एक्ट है इसका जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें अत्याचार की परिभाषा दी गई है, उसमें आश्रित की परिभाषा दी गई है, उसमें आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा दी गई है, उसमें अपराध की परिभाषा दी गई है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसमें जो अत्याचार की परिभाषा दी गई है उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। अत्याचार को कोई भी सामाजिक दुर्व्यवहार अत्याचार कहलाएगा। ऐसा अपराध जो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय हो उसको अत्याचार कहा जाएगा, या शारीरिक चोट पहुंचाने को अत्याचार कहा जाएगा, या फिर मानसिक प्रताड़ना को अत्याचार कहा जाएगा। तो हम जब SC/ST एक्ट को पढ़ते हैं और उसमें हम जब धारा 2 के सब सेक्शन A को पढ़ते हैं तो उसमें अत्याचार की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा अपराध जो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय हो, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कमिट करता है तो उसको अत्याचार कहा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि धारा 2BB के तहत आश्रित की परिभाषा में पीड़ित के परिवार का कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। देखो धारा जो 2 है, सेक्शन जो 2 है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, और उसके जो सब सेक्शन है अलग अलग परिभाषाओं को अलग अलग सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो 2 ही है। अभी हमने पिछली जो परिभाषा देखी थी अत्याचार की वो किस में थी, 2A में थी। अब यहाँ पे आश्रित की परिभाषा किस में है, 2BB में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कई सारे सब सेक्शंस हैं, जैसे BB के बाद 2BC है, BD है, BE है और BF है, उसके बाद C है, D है, E है, EB है, EC है और ED है। इतने सारे सब सेक्शन हैं और हर सब सेक्शन में एक अलग डेफिनेशन दी हुई है। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आश्रित की जो परिभाषा है उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, पति या पत्नी और संतान को, माता पिता को, भाई बहन को या दूर के रिश्तेदार को। तो ये तो आपको भी पता चल रहा होगा कि आश्रित की परिभाषा मतलब जो आपसे क्लोजली रिलेटेड है, जो आपके निकट हैं, और जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आपके ज़्यादा निकट नहीं होते हैं, इसलिए उनको आश्रित नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट से क्या अभिप्राय है और यह किस धारा के तहत निर्दिष्ट है। यानी कि स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या है और SC/ST एक्ट के किस सेक्शन में इसकी जानकारी दी गई है, इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है। तो धारा 12 के तहत निर्दिष्ट कोई भी दीवानी न्यायालय, यानी कि धारा 12 में इसका वर्णन है, और कोई भी दीवानी न्यायालय जो होगा वो स्पेशल कोर्ट होगा, या फिर सेक्शन 14 में इसका उल्लेख है और जो आपका सेशन कोर्ट होगा उसको स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा, या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा गठित कोई प्रशासनिक पीठ, या फिर सेक्शन 15 में डिस्क्राइब्ड किया गया जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय जो है वो आपका कहलाएगा स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो आपकी धारा 14 के तहत सेशन कोर्ट जो होता है, आपका जो अपराध सत्र न्यायालय होता है, उसी को स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं जो SC/ST एक्ट है
इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। जो आपका SC/ST एक्ट है 1989 का, इसमें दो कोड के बारे में चर्चा की गई है। आपकी धारा जो आपका जो सेक्शन 14 है उसमें दो कोड्स की चर्चा की गई है। एक तो है स्पेशल कोड, एक है आपका स्पेशल कोड, और दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो देखो, स्पेशल कोर्ट का मतलब होता है कि आपका जो जिला न्यायालय है, हर एक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय जब किसी दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसको कहा जाता है जिला न्यायालय। ठीक है, दीवानी मामला ऐसा होता है जो जो मतलब जैसे किसी उत्तराधिकार से संबंधित मामला है, किसी के विवाह का मामला है, खेतीबाड़ी का मामला है, ठीक है, पैसे का मामला है, तो इस तरीके के जो मामले होते हैं उनको दीवानी मामला कहा जाता है। फौजदारी मामले वो होते हैं जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है। तो जब कोई जिला न्यायालय दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। और जब वही न्यायाधीश उसी न्यायालय में किसी क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हैं तो उसको कहा जाता है सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय को इंग्लिश में कहा जाता है सेशन कोर्ट। तो जब किसी व्यक्ति के साथ SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया जाता है, जो 1989 का SC/ST एक्ट है उसके तहत जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है और उस अपराध की सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाती है, तो सत्र न्यायालय को क्या कहा जाता है? स्पेशल कोर्ट। लेकिन इसके साथ ही साथ एक होता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, यानी कि राज्य सरकार जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर, उनकी सहमति पर स्पेशली कुछ कोर्ट्स का निर्माण कर सकती है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है। और ये जो कोर्ट होते हैं ये बाकी के किसी भी केस की सुनवाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ SC/ST एक्ट 1989 के तहत जो केसेस आते हैं उन्हीं की सुनवाई करते हैं। सिर्फ इनकी सुनवाई करने के लिए जो न्यायालय का गठन किया जाता है उन न्यायालय को बोला जाता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। और ये जो स्पेशल कोर्ट होते हैं ये SC/ST एक्ट के तहत जो क्रिमिनल केसेस आते हैं उनकी भी सुनवाई करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और वो भले ही SC/ST एक्ट का मामला नहीं है, ये उनकी भी सुनवाई करते हैं। ये सभी क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं, साथ ही साथ में जो आपका SC/ST एक्ट है उसके तहत जो मामले आते हैं उनकी भी सुनवाई करते हैं, जो स्पेशल कोर्ट होते हैं। ये रेगुलर कोर्ट होते हैं, ठीक है, हर जिले में एक ये कोर्ट होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, ये सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों की सुनवाई करें, और इन अपराधों के अलावा और किसी भी मामले की सुनवाई इन कोर्ट्स के द्वारा नहीं की जाती है। ये डिफरेंस होता है स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर B सही है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सेक्शन 3 के तहत अत्याचार का अपराध केवल उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो, तो देखो SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि अपराध की डेफिनेशन क्या है, अपराध की परिभाषा क्या है। तो उस परिभाषा के अनुसार जो सेक्शन 3 में दी गई है, अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है, जो केवल एक सरकारी कर्मचारी है, या किसी भी जाति का नागरिक हो। तो स्पेसिफिकली अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 ये कहता है कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है उसके द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो उसको अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। बेसिकली उसके द्वारा ये काम किए जाते हैं तो हम अपराध मानेंगे। और इन कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इस सेक्शन में दी गई है कि किसी SC/ST के व्यक्ति के साथ अगर आप उसको जूते की माला पहनाते हो, अगर आप उसको कोई अखाद्य वस्तु खिलाते हो, उसके घर के सामने कचरा डालते हो, इस तरीके की बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी गई है। अगर आप ये काम करते हो और आप SC/ST के सदस्य नहीं हो तो आप SC/ST एक्ट के तहत अपराधी कहलाओगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट 1989। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने
किसी SC/ST सदस्य को सार्वजनिक दृष्टि में अपमानित करने के उद्देश्य से जूते चप्पल की माला पहनाना या नग्न अथवा अर्धनग्न घुमाना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो देखो, अपराध की डेफिनेशन आपको सेक्शन 3 में दी गई है। तो पहली बात तो यह है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 तो नहीं आएंगे। अपराधों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के साथ ये काम करोगे तो आप अपराधी कहलाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बताया गया है, जूते चप्पल की माला पहनाना, नग्न अथवा अर्धनग्न घुमाना, ये किस में कहा गया है? क्लॉज 3 सब क्लॉज 1A में या 3(1)D में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 3(1)D। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्चुअली ये रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस दे रखे हैं, तो कभी कभी दिमाग से मिस हो जाता है, इसलिए रिकॉल करना पड़ता है कि किस में डेफिनेशन दे रखी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी SC/ST के सदस्य को मानव या पशु के शव को ढोने या कब्र खोदने के लिए मजबूर करने पर कौन सी धारा लागू होती है? SC/ST कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और आप उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हो? आप उसको बोल रहे हो कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है या कोई मरा हुआ जानवर है, उसका शव आपको ढोना है, उसके लिए कब्र खोदना है, ज़बरदस्ती आप उससे ये काम करवा रहे हो, तो ये भी एक तरीके का अपराध है। ये बात किस धारा में कही गई है? तो देखो, अपराध की डेफिनेशन तो हमें सेक्शन 3 में दी गई है, तो या तो ये वाला होगा, या वाला बी वाला होगा, या फिर डी वाला होगा। सी तो नहीं होगा, क्योंकि सी में किसकी बात की गई है? धारा 2 की, जबकि धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो 3(1)I है इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी SC/ST समूह या परिवार पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करता है तो न्यूनतम और अधिकतम सजा कितनी हो जाती है? अगर आप SC/ST के किसी व्यक्ति के साथ या किसी समूह अथवा परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करते हो तो आपको जो दंड होए वो कितना दंड मिलेगा? क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत जो दंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो 3 माह से 3 वर्ष, 6 माह से 5 वर्ष, 1 वर्ष से 7 वर्ष, या केवल जुर्माना लगेगा, कोई कारावास नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करते हो SC/ST कैटेगरी के किसी व्यक्ति का तो आपको 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माना लग सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष SC/ST सदस्य को मृत्यु दंड योग अपराध में फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य देता है और उसके कारण निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो झूठा साक्ष्य देने वाले को क्या सज़ा मिलेगी? अब देखो, यहाँ पे सज़ा की कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर आप सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करते हो तो आपको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल की सज़ा मिल सकती है। लेकिन यदि आप किसी ऐसे मामले में जिसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको फांसी मिलेगी, यानी कि मान के चलो SC/ST कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, SC/ST कैटेगरी का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई आरोप लगा और वो आरोप इतना संगीन है, इतना गंभीर है कि अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो उस व्यक्ति को क्या होगी? फांसी की सज़ा होगी, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। आपने उस केस में क्या किया? आपने उस केस में झूठे गवाह दे दिए, झूठे साक्ष्य दे दिए उस SC/ST कैटेगरी वाले व्यक्ति के खिलाफ, जबकि वो अपराधी नहीं था, लेकिन आपने उसके खिलाफ झूठे साक्ष्य दे करके, झूठे गवाह दे करके उसको क्या कर दिया? अपराधी बना दिया। और अपराधी बना दिया तो अब उसको क्या हो गई? फांसी हो गई। ठीक है, तो आपके झूठे साक्ष्य देने की वजह से किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति को अगर फांसी हुई है और ये बात सिद्ध हो गई कि आपने जो साक्ष्य दिए थे वो झूठे थे, तो आपको भी मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति को किसी ऐसे आरोप में जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, आपने झूठे गवाह दे दिए, सारी चीज़ सेम है, बस उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई,
मतलब आपने झूठे गवाह दिए, आपने झूठे साक्ष्य दिए, बावजूद इसके उस व्यक्ति को किसी वजह से जज ने फांसी नहीं दी, उसको फांसी नहीं हुई। लेकिन आपने इतने बड़े मामले में, जिस मामले में व्यक्ति को मृत्युदंड हो सकता था, उस मामले में SC ST कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ आपने झूठे साक्ष्य दिए हैं, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या होगा? आजीवन कारावास। मतलब उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई, जबकि फांसी हो सकती थी। अगर उसको फांसी हो गई है तब तो आपको भी डेथ पेनल्टी मिलेगी, लेकिन अगर उसको फांसी नहीं हुई है जबकि फांसी हो सकती थी आपके झूठे साक्ष्यों की वजह से, तो फिर आपको आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि यदि कोई लोक सेवक जो SC ST नहीं है अपने विधिक कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो उसे धारा 4 के तहत कितने साल की सज़ा मिल सकती है? तो देखो, ऐसे केसेस में किसी व्यक्ति को 6 महीने से कम 6 महीना और अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा मिलती है। अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसको धारा 4 के तहत 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि धारा 5 के अंतर्गत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि यानी दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम कितनी अवधि की सज़ा मिलती है? देखो, SC ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध किया, ठीक है, अपराध किया, अपराध सिद्ध हो गया, उसको सज़ा मिल गई, और उसको सज़ा मिल गई और वो सज़ा काट ही रहा है, लेकिन उसने फिर से अपराध कर दिया। तो अब उसने जब दोबारा अपराध कर दिया तो इसको फिर से सज़ा मिलेगी और अब की बार उसकी सज़ा कठोर हो जाएगी। तो अब की बार उसको न्यूनतम कितनी अवधि की सज़ा मिलेगी? क्योंकि उसने सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया है, उसने एक और अपराध कमिट किया है, तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सज़ा मिलेगी। ठीक है, कम से कम, और उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अधिकतम सज़ा तो कितनी भी मिल सकती है। धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो किसी क्षेत्र से अधिकतम कितनी अवधि के लिए हटने का आदेश दे सकती है? तो देखो, सेक्शन 10 क्या कहता है SC ST एक्ट का, कि अगर न्यायाधीश को ऐसा लगता है, अगर न्यायाधीश संतोष है, उनको वो इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं कि कोई व्यक्ति है जो SC ST कैटेगरी से नहीं है और वो किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है, वो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ पर SC ST कैटेगरी के लोगों के खिलाफ अपराध कर सकता है, इस बात की श्योरिटी है कि ये व्यक्ति अगर यहाँ रहेगा तो SC ST कैटेगरी के लोगों के खिलाफ अपराध कर सकता है। अभी अपराध किया नहीं, अपराध करने की संभावना है, तो इसी संभावना के आधार पर न्यायाधीश उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं कि आपको इस क्षेत्र से बाहर जाना है, और कितनी अवधि के लिए बाहर जाना है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। ये बात धारा 10 में कही गई है। तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए? अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वो SC ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के साथ अपराध कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के तहत दिए गए निष्कासन आदेश का उल्लंघन करता है, मान लो जज साहब ने किसी से कह दिया कि बेटा अब तुम यहाँ से ना 2 साल के लिए बाहर निकल जाओ क्योंकि तुम ना SC ST एक्ट के तहत अपराध कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसने जज साहब की बात नहीं मानी, उसने उस बात का उल्लंघन किया, जज साहब की बात का उल्लंघन किया, तो इस बात का डिस्कशन जो है, इस बात के बारे में जानकारी जो है वो सेक्शन 13 में दी गई है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उसको कितनी सज़ा मिल सकती है? तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उसको 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माने की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। धारा 14(1) के अनुसार मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार किसकी सहमति से करती है? अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि राज्य सरकार जो है वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना करती है जो सिर्फ SC ST एक्ट के तहत किए गए अपराधों की जांच करता है, और इस कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से करती है। ठीक है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर SC ST एक्ट के तहत अपराधों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरीके के जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स हैं
उनकी स्थापना की जाती है। और जहाँ पे अपराधों की संख्या कम है वहाँ पे जो जिला अदालत होती है उसी में इन अपराधों की, इन मामलों की सुनवाई कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि धारा 14A के तहत विशेष या विशिष्ट न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सामान्यतः कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। मान लो SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति पर कोई आरोप है कि इसने SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया है। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मतलब अपराध करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि हाँ चलो ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया कि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपराध किया है। अब मामला स्पेशल कोर्ट में गया या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अब इस निर्णय से कोई भी एक पक्ष खुश नहीं है, या तो आरोपी खुश नहीं है, या जिसने आरोप लगाए हैं, मतलब जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो खुश नहीं है, या जिसने आरोप लगाए हैं वो खुश नहीं है। तो इस निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन वो हाई कोर्ट में अपील आप कितने दिन में कर सकते हो? तो विदिन 90 डेज, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति है जिसकी वजह से आप 90 दिन के अंतर्गत, मतलब 90 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाए हो, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में आप 180 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। लेकिन अगर 180 दिन के अंदर आप अपील नहीं कर पाए तो फिर आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन सामान्य तौर पर 90 दिन के अंदर, विशेष परिस्थिति में 180 दिन के अंतर्गत। और विशेष परिस्थिति थी या नहीं थी, ये बात तय करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आप 90 दिन से ज़्यादा समय में अपील कर रहे हो, लेकिन आपने जो अपना रीज़न बताया है कि जज साहब मैं इस वजह से लेट हो गया था, जज साहब को लग रहा है कि आपके द्वारा दिया गया रीज़न बिल्कुल सही है, तो जज साहब आपकी बात को मान लेंगे कि चलो ठीक है, आप 90 दिन में नहीं आ पाए, 100 दिन में आ रहे हो, 150 दिन में आ रहे हो, 170 दिन में आ रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप 180 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुँचे और 185 दिन हो गए, या मान लो 181 दिन हो गए, तो जज साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे कि आप क्यों लेट हो गए, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो सामान्यतः 90 दिन और विशेष परिस्थिति में 180 दिन के भीतर आपको हाई कोर्ट में जाना होता है। धारा 15 के तहत विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी अधिवक्ता के पास कम से कम कितने वर्ष का अभ्यास होना चाहिए? तो देखो, जब SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई करने के लिए जो वकील होता है, स्पेशल कोर्ट का अगर वकील है तो उसको कहा जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर एक्सक्लूसिव केस में मामला चल रहा है, एक्सक्लूसिव कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, बेसिकली ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई नहीं होता है, वकील होता है, जो SC/ST कैटेगरी का जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अपराध किया गया है उसके तरफ से मामले में कार्रवाई में भाग लेता है, उसके तरफ से जज के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके तरफ से केस लड़ता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए SC/ST एक्ट में किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 3 वर्ष? तो उसको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि इस अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 यानी अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होगी। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है? तो ये बात कही गई है सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 18 या सेक्शन 21। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 18 में ये बात कही गई है कि SC/ST एक्ट के मामले में किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। SC/ST एक्ट का आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा
और अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से बना लिया है, आसानी से बना लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो रिवाइज़ कीजिए। एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें आपको सेक्शन और सबसेक्शन याद करने पड़ते हैं, और याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें तैयारी करनी है, हमें अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी नए एक्ट के साथ। आई थिंक पेशा एक्ट लेकर के आएंगे और पेशा एक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।